ये 2 मई 1994 की रात थी। 1:30 बज रहा था। कराची में ब्लैकआउट था। फिजा सन्नाटे में गर्क थी। मगर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची एम ब्लॉक में बर्फ की दुकान के बाहर बैठे नौजवान मुजम्मिल फारूकी के अंदर एक तूफान बरपा था। वो सामने खड़े अपने भाई फहीम फारूकी के 2 दोस्तों से मुखातिब हुआ और कहा, जाओ फहीम को लेकर आओ, मैं उसको समझाऊंगा कि अब बस कर दे, ये रास्ता छोड़ दे, बहुत हुआ, अब वापस आ जाए। भाई के हुक्म को दूसरे भाई तक ले जाने में चंद ही मिनट लगे। 2K के स्टॉप पर बैठे फहीम फारूकी को मुजम्मिल फारूकी का पैगाम मिल गया। फहीम ने जवाबी पैगाम भेजा कि जाओ मुजम्मिल भाई को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। एक तरफ फहीम फारूकी का पैगाम ले जाने वाले दोस्तों के कदम मुजम्मिल फारूकी की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं कुछ ऐसे नामालूम कदम भी थे जो खामोशी से मुजम्मिल फारूकी की जानिब बढ़ रहे थे। ये कदम किसके थे और मुजम्मिल फारूकी का क्यों ताकुब कर रहे थे? ये वो लम्हा था जो एक स्याह तारीख रकम करने जा रहा था। मेरा नाम मुदस्सिर नजीर है। मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद हकाइक इकट्ठे करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको हकीकत पर मबनी ऐसी कहानियां सुनाऊं। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की इस कहानी का मरकजी किरदार तो फहीम कमांडो है, मगर इस स्टोरी में हम कराची ऑपरेशन के दूसरे किरदारों जैसे फारूक दादा, रेहान काना और दीगर ऐसे किरदारों की कहानियां भी सुनाएंगे जिन्होंने दहशत की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। ये लड़के किसी के लिए तो गुड बॉयज बने और किसी के लिए बैड बॉयज। 92 के ऑपरेशन के बाद मिलिटेंसी का दौर खत्म हुआ और दहशतगर्दी का दौर शुरू हुआ। उस दहशतगर्दी के दौर में नए नए नाम सामने आए, जैसे फारूक दादा, जोन डी से लियाकत टीटी, जो बाकायदा पुलिस वालों पे भी हमले किए, उन्होंने रेंजर्स वालों से भी हमले किए, फाइट भी की। 94 के बाद थोड़ी सी तरक्की हुई, मुनज़्ज़म होने लगी, पॉइंट्स बन गए शहर में। जैसा कि लियाकताबाद C1 एरिया में एक पॉइंट बन गया, वो बनाया था जिसके इंचार्ज था अरशद केटू, उबैद केटू का बड़ा भाई। इसी तरह खजी ग्राउंड के अंदर एक पॉइंट बन गया जिसके इंचार्ज हुआ करते थे एहतशाम खजी ग्राउंड वाला। औरंगी टाउन के लड़के भी वहाँ पे बैठा करते थे। इसी तरह एक पॉइंट बना औरंगी टाउन में काली पहाड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अजमल पहाड़ी चलाते रहे और सईद कालिया का भी नाम आता है उसमें। तो ये पॉइंट बना के रियासत के अंदर रियासत कायम की गई, नो गो एरिया बनाए गए और वहां पर एंट्री नहीं की जा सकती। पुलिस की हिम्मत नहीं थी वहां एंट्री करने की। रेंजर्स इस वजह से नहीं कर पाती थी एंट्री कि उनके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती थी। 1992 से 1994 तक कई नाम सामने आए, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, मगर शोहरत उसकी होती जो ग्रुप का अच्छा कमांडर होता। एमक्यूएम का ज्यादा होल्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट में था। उस वक्त एमक्यूएम हकीकी इदारों के लिए मुखबरी का काम करती थी और एमक्यूएम को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। खैर, वैसे तो ये सब यकतरफा भी नहीं था। वैसे तो ये ऑपरेशन सिंध में मौजूद चोरों और लुटेरों के खिलाफ होना था, मगर एक मखसूस जमात को टारगेट किया जाता है। फिर क्या था? सबने एक्शन का ऐसा रिएक्शन देखा जिसके असरात आज भी मौजूद हैं। फहीम कमांडो, जिसका नाम रमजी यूसुफ के साथ जोड़ा गया, वही रमजी यूसुफ जिसने 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वो फहीम कमांडो जिसके बारे में मशहूर था कि उसे तब तक नींद नहीं आती थी जब तक वो किसी पुलिस वाले की जान ना ले ले। वो फहीम कमांडो जिसके सर की कीमत उस वक्त 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। वो फहीम कमांडो जिसकी गिरफ्तारी और हलाकत दोनों का तज़किरा वजीर आजम और सदर मुमलिकत की सतह तक होता था। वो फहीम कमांडो जिसकी दहशत से वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने दौरे बदल देती थी। क्या वो सचमुच इतना बड़ा दहशतगर्द था? एक पढ़े लिखे, खूबसूरत और अच्छे घर के लड़के ने आखिर एमक्यूएम का वो विंग क्यों ज्वाइन किया जिसका मकसद सिर्फ लड़ाई झगड़ा था? फहीम फारूकी नॉर्थ नाज़िमाबाद के मस्जिद मुनव्वरा ग्राउंड में अक्सर शाम को हॉकी खेलने जाता था, जहां फहीम से 10 साल बड़ा फरीद जैदी उसके साथ खेलता था। फरीद एमक्यूएम का कारकुन था और यूनिट 173 के लिए काम भी करता था। एक रोज 2K की बस ने किसी बच्चे को कुचल दिया। फरीद ने सब बच्चों को उकसाया कि चलो चलो बस पर पथराव करते हैं। सब बच्चों ने बस पर पथराव किया, जिनमें फहीम फारूकी भी शामिल था। तब फहीम 8वीं जमात में पढ़ता था। बस उस दिन से फहीम का हाथ खुल गया। फरीद जो कहता फहीम उसका साथ देता। लेकिन फहीम बहुत एक्टिव था।
इसलिए फरीद पीछे रह गया और फहीम बहुत आगे निकल गया। एक रोज यूनिट 173 के इंचार्ज मसूद के करीब बच्चों ने पटाखे फोड़े तो फहीम ने उन बच्चों की पिटाई कर दी। उस दिन पहली बार पुलिस फहीम को हवालात में ले आई, मगर एमक्यूएम के असर और रसूख की वजह से फहीम एक रात भी हवालात में नहीं रहा। फहीम का हौसला और बढ़ गया। अब फहीम बाकायदा यूनिट 173 का रुकन था। वो पार्टी के छोटे मोटे काम देखने लगा। फहीम गर्ल्स कॉलेज के सामने बदमाश लड़कों को खड़ा देखता तो उन्हें वहां से भगा देता। चूंकि फहीम कराटे में ब्लैक बेल्ट भी था, इसलिए कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता था। पढ़ाई में अच्छा था, बीकॉम कर चुका था, अंग्रेजी जुबान पर भी अबूर था। लेकिन अल्ताफ हुसैन की सालगिरह पर फहीम ने पहली बार गन उठाई और खुशी में फायरिंग करने लगा। यूनिट इंचार्ज मसूद ने फायरिंग करने पर सजा दी और कहा 100 बार लिखो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। फहीम ने तहरीरी माफी तो मांग ली, लेकिन दिल और दिमाग से गुस्सा नहीं निकला। कुछ अरसे के बाद वो लाइंस एरिया के जावेद लंगड़ा से जा मिला। जावेद लंगड़ा फहीम से उम्र में डबल था और मंजा हुआ खिलाड़ी था। जावेद ने फहीम की सलाहियतों का खूब फायदा उठाया और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर अभी फहीम के नाम के साथ कमांडो नहीं लगा था। इदारे फहीम का सिर्फ नाम जानते थे, उसकी शक्लो सूरत से वाकिफ नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, मगर उसकी खूबसूरती और मासूमियत को देखकर उसे छोड़ दिया। लेकिन अब फहीम एक नई दुनिया का मुसाफिर था। उसने घर आना जाना कम कर दिया, ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता। तब कराची ऑपरेशन के दूसरे मरहले में तेजी आ रही थी और यहाँ एंट्री होती है इंस्पेक्टर बहादुर अली की। फहीम की छोटी मोटी कार्रवाइयों के बाद सारा प्रेशर फहीम की फैमिली पर आता। बहादुर अली आए रोज छापे मारने लगे। मजबूरन फहीम के बड़े भाई मुजम्मिल, मुस्तफीज, मुफीस और फर्रुख को इस्लामाबाद शिफ्ट होना पड़ा और यहीं पर कहानी जुड़ जाती है उस वाक़े से जो हमने आपको इब्तिदा में सुनाया। मुजम्मिल फारूकी उस वक्त इस्लामाबाद में एक कोरियर कंपनी में काम करते थे। ऑफिशियल विजिट पर कराची आए तो सोचा फहीम फारूकी को समझाता हूँ और उसे इस दलदल से निकालता हूँ। वो नॉर्थ नाज़िमाबाद एल ब्लॉक, जहाँ उनका आबाई घर था, वहाँ से निकलते हैं और एम ब्लॉक एक बर्फ की दुकान पर आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात फहीम के दोस्तों से होती है। जी हाँ, ये 2 मई 1994 की वही रात थी जिसका जिक्र मैंने कहानी के शुरू में किया था। अब उस कहानी को मुकम्मल करते हैं। वो कदम जो मुजम्मिल फारूकी का ताकुब कर रहे थे, दर हकीकत फहीम फारूकी की तलाश में थे। अचानक बर्फ की दुकान के सामने ये कदम रुक जाते हैं और एमक्यूएम हकीकी के यूनुस बाटवा 2 एहलकारों को मुखातिब करते हुए कहता है, यही तो है फहीम फारूकी का भाई मुजम्मिल। एक एहलकार चीखता है, ओए बताओ फहीम फारूकी को कहाँ छुपा रखा है, तमीज से बात करो, ये कोई तरीका नहीं बात करने का। मुजम्मिल ने भी गुस्से में जवाब दिया, तू हमें तमीज सिखाएगा? तू? और तू तड़ाक ने आग भड़का दी और फिर एहलकारों ने MP5 गन से फायर खोल दिया। मुजम्मिल फारूकी ढेर हो गया। मुजम्मिल को करीबी अस्पताल रेमेडियल पहुंचाया गया, मगर वो तो पहले ही दम तोड़ चुका था। ये मंजर फहीम फारूकी के दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा और फहीम के सामने वाक़े की मंजरकशी भी की। उस दिन के बाद फहीम के नाम के साथ एक नया इजाफा हो गया। वो पहले फहीम फारूकी था, मगर फिर बन गया फहीम कमांडो। हालात ऐसे थे कि फहीम फारूकी अपने भाई के जनाजे में भी शरीक ना हो सका। उसके दिल में पुलिस के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई और बदले में उसने पुलिस वालों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो मुस्तफीज फारूकी को बैरून मुल्क जाना पड़ गया और मुफीस और छोटा भाई अपने वालिद के साथ दोबारा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अब एक जंग थी। कौन मर रहा था, कौन मार रहा था, कुछ नहीं मालूम। कत्ल व गारत गरी बहुत हुई। दहशतगर्दी का एक अंसर यह भी था कि वहाँ से लंदन से फ़ोन आ जाता कि आज इतनी हमें स्कोर चाहिए। बाकायदा स्कोर की वो आया करती थी जो हमारे पास इत्तलात आती थी कि आज 20 का स्कोर चाहिए, आज 10 का स्कोर चाहिए, बहुत दिन हो गए, सुकून में चल रहा है। अपना कोई बंदा मर गया, उसके बाद एक लाइन लगा दी जाती थी कश्त खून की। उसी रात से हड़ताल की कॉल आ जाती थी, तो हड़ताल होनी है कल, उससे एक दिन पहले घेराव जलाओ, बसें जलाना, ये करना वो करना। खास तौर पे इन 3-4 जो नोग एरियाज मैंने आपको बताए, यहाँ पे शहर 4 या 5 दिन के लिए बंद हो जाता था। अब माशी हब जहाँ से हमारी मईशत का पहिया चल रहा है, इक़्तिसादियात का पहिया चल रहा है मुल्क का, जब वो पहिया जाम हो जाएगा 4 से 5 दिन तक, तो फिर पूरे मुल्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर क्या मैसेज जाएगा कि मुंबई का मुमासिल शहर मेगा सिटी बंद पड़ा हुआ है 5 दिन से, एक कॉल के ऊपर।
ये थी दहशतगर्दी। मखसूस आबादियों के घेराव, मखसूस आबादियों से गिरफ्तारियाँ, तो उसका रिएक्शन तो मेरा ख्याल है आना ही था। हमने शहर में कत्लो खून की वो बारिश देखी है कि हाफिज़ अल-अमान, तारिक रिपीटर है, तो फ़हीम भूरा है, नईम शर्री है, रेहान काना है। क्या ये जब पैदा हुए थे, इनके नामों के साथ जो ये उर्फियत है, ये उनके माँ बाप ने रखी थी? उस वक्त की आप FIRs उठाकर देखें, आपको हर मुल्जिम, हर शख्स के साथ जो है वो कोई ना कोई उर्फियत जो है वो लिखी हुई मिलेगी। मुझे याद है मैं एक दफ़ा तो एक FIR पढ़ते हुए हंस पड़ा था उस दौर की, कि मुल्जिम के नाम के साथ लिखा होता है स्टील बॉडी वाला। तो ये चीज़ों ने ही बेसिकली जो है ना इन लोगों को हीरो बनाया अपने अपने इलाकों का, और ये समझा जाने लगा कि जिन जिन इलाकों के से वाबस्ता हैं, ये अब अपने अपने इलाकों में सिक्योरिटी और सेफ्टी का काम अंजाम देंगे। और जब जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शहर में बढ़ रही थी, मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला जारी था। MQM की जो एक उस दौर की कामयाबी थी ना, जो शायद आज तो नहीं है उनके पास, वो थी ह्यूमन इंटेलिजेंस। उनको ये पता होता था कि उनके इलाके में कौन किस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। जब रिएक्शन देने का वक्त आया, तो उन लड़कों ने जो अपने अपने इलाकों के हीरोज बन चुके थे, उन्होंने उन्हीं इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू की, और लोगों को जैसे जैसे मारा गया, मारने से पहले जो है उनका कद, क्राइम की दुनिया में एक कद जो है ना वो बनाया गया, उनके नामों के साथ मुख्तलिफ किस्म की उर्फियत जोड़कर, फिर उनके हवाले से मुख्तलिफ क्राइम के वाक़यात जोड़कर। सिर्फ फहीम नहीं, रेहान काना, फारूक दादा और भी कई लड़के जो अच्छे और पढ़े लिखे घरानों से ताल्लुक रखते थे, हालात ने उन्हें मुजरिम बना दिया। लड़ तो ये मुहाजिर कौज के लिए ही रहे थे, मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि वो दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल होंगे। ये अपने अपने ग्रुप्स के कमांडर थे। जब भी किसी पुलिस वाले या हकीकी के कारकुन का कत्ल होता, या गाड़ी जलती, या फिर कहीं पथराव होता, तो इन्हीं कमांडर्स पर इल्जाम आयद होता। उस दौर में पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर थी कि किसी भी कार्रवाई पर किसी का भी नाम बगैर तहकीक और तस्दीक के शामिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए बहुत सी FIRs में झूठे नाम भी शामिल हुए। अगर रियासत उस वक्त जिस तरह से ऑपरेशन कर रही थी और जिस तरह से मिस हैंडलिंग की मामलात को अगर नहीं किया जाता, तो फ़हीम कमांडो जैसे या सौलत मिर्ज़ा जैसे किरदार सामने नहीं आते। बहुत सारे लोग तो इंतकाम के जज्बे से सामने आए ना, कि जो भी रियासती इदारे इस ऑपरेशन में मुलव्वस थे, रेंजर्स जिसमें ख़ास तौर पर नाम लिया जाता है, उन्हें गाइड कौन कर रहा था? वो थे MQM हकीकी के लोग। MQM हकीकी में जो क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने अपने ज़ाती इंतकाम निकालने के लिए बहुत इनको गुमराह किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ज़्यादा गुमराह किया। और ये चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। फहीम कमांडो का नाम रमजी यूसुफ के साथ भी जोड़ा गया। वही रमजी यूसुफ जिसने 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की थी। रमजी यूसुफ 1995 में उस वक्त की पाकिस्तानी वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल की साजिश में भी मुलव्विस था। इस मामले में जब FIA टीम रमजी यूसुफ से तफ्तीश करने के लिए अमेरिका गई, तो मुबैना तौर पर फहीम कमांडो का भी नाम सामने आया। तब FIA के डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक थे, और इल्जाम लगाया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने MQM को टारगेट करने के लिए रमजी की कहानी घड़ी। वफाकी वजीर दाखिला रिटायर्ड मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर दहशतगर्दी के खिलाफ बेरहमाना ऑपरेशन के लिए वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से इजाजत ले चुके थे। इसीलिए बहादुर अली, जिशान काजमी, चौधरी असलम और सरवर कमांडो जैसे पुलिस अफसरान को खुली छूट दी गई। ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए ऐसी ऐसी हिकमत अमली बनाई गई जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ तक बात है ऑपरेशन में कामयाबियों का, जैसा कि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी देखे और सब कुछ देखा कि जिसमें जिक्र किया गया ज़ीशान ने किस तरह से कामयाबियां हासिल करी है, सरवर कमांडो ने या तौफीक जाहिद ने नसीरुल्लाह बाबर की एंट्री के बाद। एक चीज़ लोगों के यानी जितने भी तज्जियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो मिस कर गए। वो सबसे अहम तरीन बात थी, क्या स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई थी। नसीरुल्लाह बाबर अपने साथ एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आए थे, जो कोलंबिया में और मैक्सिको में होती थी। कोलंबिया के और मैक्सिको के नार्कोस को खात्मा करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए DE ने उनकी बीवियों को, उनकी गर्लफ्रेंड्स को, उनके रकीबों को
इनको इस्तेमाल किया था। और यही चीज लेकर डूबी फारूक दादा जैसे लेके जावेद बुंदा तक के लोगों को। अब देखें अरशद केटू, मिसाल के तौर पे हम एक नाम ले लेते हैं, अरशद केटू या रेहान कानक, इनकी क्या अरेंज मैरिज हो सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको खानदान में कहीं रिश्ता नहीं मिलता। फिर दूसरा ये कि ये मफरूरियां काट रहे थे, इनके लिए यही आसानी थी कि कहीं इनका माशका हो जाए, चाहे वो वन साइडेड ही हो, तो जोर जबरदस्ती से शादी करने, जैसे कि फारूक दादा ने की थी। ये सबको पता है कि अजीजुर रहमान छुरी साहब जो थे डीएसपी थे, गालिबन उनके बेटे से मंसूबा थी ये शाजिया, तो उनके बेटों का मर्डर किया था इसने, फारूक दादा ने, और शाजिया फारूक से शादी करी थी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों तरफ से। लेकिन बात यह है कि क्या शाजिया फारूक ने, हम मानते हैं कि ठीक है उसने मुखबरी नहीं की होगी, उससे कांटेक्ट नहीं किया होगा, तो क्या उसके भाइयों ने या माँ बाप में से या किसी रिश्तेदारों में से ये बात बर्दाश्त की होगी? ससुरालियों में से नहीं की होगी। शादी के बाद तो औरत एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है ना। नॉर्मल जिंदगी किसने दी? कोई दे ही नहीं सकता था नॉर्मल जिंदगी। 4 दिन के प्यार मोहब्बत के बाद जब जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ सामने आते हैं कि आज यहाँ छापा पड़ रहा है, कल वहाँ छापा पड़ रहा है, बीवी को यहाँ डाला जा रहा है, खुद कहीं गायब है, तो वो तो औरत कहती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, ये मैंने क्या गलती कर दी। ऐसे में कुछ किरदार आते हैं सामने जो कांटेक्ट करते हैं, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड से, चाहे उसकी बीवी से, चाहे उसके सास ससुर से या दीगर रिश्तेदारों से, और उनको ये गारंटी दी जाती है कि अगर आप इसको पकड़वाते हैं, ये नहीं कहते कि मार देंगे हम, अगर आप इसको पकड़वाने में मदद करते हैं तो आपकी बेटी का मुस्तकबिल बिल्कुल सेफ रहेगा, उस पर कोई हर्फ नहीं आएगा, उसे एक दिन के लिए भी हवालात में नहीं लाया जाएगा, दूसरे जितने भी एसेट्स हैं वो उसी के पास रहेंगे। स्ट्रेटेजी इन्होंने ये की थी कि जैसे किसी को पकड़ रहे हैं, खाली उसके घर पे छापा नहीं पड़ रहा, रेहान काने के जैसे घर पे छापे पड़ रहे थे और नईम शरीफ वगैरह के, उनकी ससुरालों को ज्यादा हिट किया गया। ये स्ट्रेटेजी अपनाई। जब एक आदमी देखेगा कि यार मेरी एक बेटी तो चलो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी दूसरी बेटियां भी तो सामने हैं, इन्हें कौन रिश्ता देगा, ये तो हमारा घर तो छापा खाना बन गया है। तो ज्यादातर जो इनके टॉप क्लास बंदे जो पिन पॉइंट उठाए गए और जिन्हें बाद में जाली मुकाबले में मार दिया गया, वो शाखसाना था औरत का। फहीम कमांडो को पकड़ने के लिए भी एक जाल बिछाया जाता है। एक गैर मुहाजिर खातून जो भट्ट फैमिली से ताल्लुक रखती थी, उनको इंजेक्ट किया जाता है। खातून की फहीम कमांडो से किसी न किसी तरीके से दोस्ती करवाई जाती है, जो फहीम समेत दीगर मुहाजिर एक्टिविस्ट लड़कों की हमदर्दी हासिल करती है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करती है कि उसे पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान बरहना किया गया, और कभी कोई और तरीका। फ़हीम कमांडो के बारे में जो एक बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि फ़हीम कमांडो की एक खातून के बारे में कहा गया, उनकी दोस्त थी फ़हीम कमांडो की, नाहिद भट्ट नाम था उनका, और सर्च तलाशी सर्च ऑपरेशन हुआ था कि उसमें एमक्यू ने इल्ज़ाम लगाया था कि घरों में दाखिल हुए हैं और एक खातून से बदतमीज़ी बहुत की गई है, उनको बेलिबास किया गया है। तो उसके बाद फिर ये इनका खातून का नाम सामने आया और बाद में पता चला कि ये फ़हीम कमांडो की दोस्त थी, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी पार्टी के मामला में, हालांकि ये गैर महाजिर थी। लड़के जब निकलते थे ऑपरेशन के लिए फ़हीम कमांडो के ग्रुप के, तो ये कुरान रख के खड़ी होती थी और उसके नीचे से गुजरते थे। फिर इन पे ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने मुखबरी की है और इन्होंने लड़कों को जो बाद में ऑपरेशन में जब मारे गए जाने लगे, तो इन्होंने मुखबरी की है और इनके मुखबरी पर जो है लड़के मारे गए। एमक्यूएम के मुताबिक इस खातून की वजह से ही ग्रुप के कई लड़के मारे गए। बहरहाल फहीम कमांडो को लंदन से नदीम नुसरत की कॉल आती है। ऑर्डर मिलता है कि भट्ट फैमिली की इस खातून को ठिकाने लगाया जाए, मगर शायद फहीम की मोहब्बत जाग जाती है और वो अपनी दोस्त को मारने से इनकार कर देता है। फिर कई कॉल्स आईं, मगर फहीम कमांडो की बंदूक खातून पर ना चली। नदीम नुसरत को ये इनकार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो पार्टी लीडर अल्ताफ हुसैन को बताता है कि भाई लड़का तो हाथ से निकल गया, और इस तरह फहीम अल्ताफ भाई के रडार पर आ जाता है। यहाँ से पार्टी और फहीम की राहें जुदा होने लगती हैं। मगर रुकिए, यहाँ हमारे जराए कुछ और भी बताते हैं। फहीम का पार्टी से इख्तलाफ भत्ता लेने पर हुआ। फहीम को वो काम बताए जाते जो महाजिर कॉज के बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जैसे एक बार एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा शुएब बुखारी ने फहीम कमांडो को कहा कि जाओ और जाकर मतीन पकवान वाले से भत्ता लाओ। जवाब में फहीम ने शुएब बुखारी को बड़ी बड़ी गालियां देते हुए कहा कि क्या मैं आपको भत्ताखोर लगता हूं। इस बात पर फहीम को इतना तैश आया कि उसने शुएब बुखारी को मुर्गा भी बना दिया। फहीम पार्टी से भी मुंह मोड़ चुका था और इदारे तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े ही थे। 2 अगस्त 1995 को जब तमाम तर कोशिश के बावजूद फहीम कमांडो नहीं पकड़ा गया,
तो उसके भाई मुफीज फारूकी और फर्रुख फारूकी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ एक बात आपको हैरान करेगी, वो ये कि मुफीज फारूकी इस्लामाबाद शिफ्ट होने से पहले पुलिस में ASI थे, मगर क्योंकि वो फहीम कमांडो के भाई थे इसलिए उन्हें पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। बहरहाल 6 अगस्त 1995 को फहीम कमांडो अपने 3 साथियों समेत कराची नाजमाबाद से पकड़ा जाता है। फहीम के पकड़े जाने के बाद मुफीज और फर्रुख को छोड़ दिया गया। चूँकि फहीम पुलिस की हिरासत में आ चुका था इसलिए मुफीज, फर्रुख और उनकी वालिदा दोबारा कराची आ जाते हैं, ये समझ कर कि अब उन्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। यहाँ शुरू होता है रियासती जबर। फहीम कमांडो को पार लगाने के लिए खून से भरी गैर कानूनी कहानी लिखी जाती है, जिसमें फहीम कमांडो के भाई मुफीज फारूकी को भी जाली किरदार बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुल्म की हद ये कि नमाजी परहेजगार मुफीज के सर और चेहरे के बाल भी मोड़ दिए जाते हैं। SHO एयरपोर्ट राव अनवार को जाली पुलिस मुकाबले के लिए हुक्म मिलता है। 10 अक्टूबर को फहीम और उसके 3 साथियों को जेल से निशानदही के लिए निकाला जाता है। नॉर्थ नाजमाबाद के एक घर को जाए वकूआ बनाया जाता है। स्टोरी बनाई जाती है कि मुफीज घर की छत पर था। जैसे ही पुलिस फहीम कमांडो और उसके साथियों समेत घर के दरवाजे पर पहुंचती है, मुफीज छत से फायरिंग करने लगा, जिसके नतीजे में फहीम और उसके साथी मारे गए। जुल्म यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस मुफीज को लावारिस करार देकर उसकी लाश ईदी फाउंडेशन के हवाले कर देती है। जिस दिन फहीम कमांडो की तदफीन होती है उससे अगले दिन फहीम की मां को मुफीज की मौत का पता चलता है। इस जंग में एक मां अपने 3 बच्चों को खो देती है। वैसे बहुत से लोग समझते हैं कि फहीम को पकड़वाने में अपनों ने ही किरदार अदा किया। जैसे आपने जिक्र किया फ़हीम कमांडो वगैरह का, ये बेसिकली सफाक लोग नहीं थे। फ़हीम कमांडो का बारे में हैरत अंगेज़ आपको मैं बात बताऊं कि जब फ़हीम कमांडो के मर्डर की इत्तला आई तो आफाक अहमद अफसुर्दा हो गए थे। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की बात कर रहा हूँ कि वो अपने जानी बदतरीन दुश्मन तंजीम के एक अहम कमांडर के मारे जाने पे अफसुर्दा हो गए थे। उनसे पूछा कि भाई ये तो यानी अजीब सी बात है, आप गमगीन हो रहे हैं। कहेंगे यार मैं इसलिए हो रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा लड़का था, ये बहुत बहादुर था, ये सफाक नहीं था, ये बुज़दिल नहीं था, ये बहुत बहादुर था और ये कोई और ही चीज़ बन जाता अगर ये इस राह के ऊपर नहीं आता, इस राह के ऊपर नहीं लगाया जाता। कैसे कैसे हीरा महाजिर नौजवानों का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। खैर आफाक अहमद ने तो ये इल्ज़ाम अल्ताफ़ हुसैन पर ही रखा था कि अल्ताफ़ हुसैन ने गुमराह किया, लेकिन इसके पीछे तो इंतकाम था ना। जैसे आपको पता है फ़हीम के एक भाई को मार दिया था। काफ़ी लोगों से फिर पता चला फ़हीम के बारे में और बाद में कई जगह से तस्दीक भी हुई। फ़हीम कमांडो मकबूजा कश्मीर में जिहाद कर चुका था। चरार शरीफ का एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि चरार शरीफ की दरगाह पे मुहासरा तोड़ा था इंडियन आर्मी का और उसका हीरो करार दिया जाता था जब मेजर मस्तगुल नामी साहब को, लेकिन वो असल हीरो जो था वो फ़हीम कमांडो था। फ़हीम कमांडो ने नाक चने चबा दिए थे, नाकों चने चबा दिए थे इंडियन आर्मी को। ब्लैक बेल्ट था, बेहतरीन स्विमर था और बहादुरी का आलम ये, जैसे कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये सुना था कि उसने बिलावल हाउस में लेटर भेजा था धमकी आमेज़। मेरे पास जो इत्तलात हैं वो उसने बिलावल हाउस में नहीं भेजा था और लेटर नहीं भेजा था, तहरीरी लेटर। इस्लामाबाद जाकर इस्लामाबाद से इसने फ़ोन किया था ऐवान वज़ीर आज़म में और डायरेक्ट बेनज़ीर को ये मैसेज दिया था कि तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को ये हिसाब चुकाना पड़ेगा जो हमारे ऊपर जुल्म और सितम तुमने किया है। अच्छा, इस बात की तस्दीक इस तरह से होती है, जिसने मुझे ये बात बताई उसने कहा कि ये धमकी दे दी है फ़हीम ने, अब ये पकड़ा जाएगा और भले निकाल के मारा जाएगा और जब तक ये नहीं होगा चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, बेनज़ीर साहिबा जो है कराची नहीं आएंगी। और ऐसा ही हुआ था। फ़हीम कमांडो के पकड़े जाने से और निकाल के मारे जाने से तक बेनज़ीर साहिबा कराची नहीं आई थी। As a Karachiite, I've been very concerned about the rise of the politics of violence, and the rise of the politics of violence has been associated with the rise of an ethnic party known as the MQM. यहाँ एक सवाल जन्म लेता है कि इन बिगड़े हालात को सियासी और कानूनी अंदाज से क्यों नहीं हल किया गया। अगर स्ट्रेटेजी ठीक बनाई जाती तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। अगर हम इसे सियासी दहशतगर्दी समझ भी लें तो फिर नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें 10-10 बरस तक
एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करके इक्तदार में क्यों रही? खैर, उस वक्त माहौल भी कुछ ऐसा ही था। फारूक दादा का पहले थोड़ा जिक्र हो चुका है। वो और फहीम कमांडो म्यूचुअल ऑपरेशन भी करते थे। फारूक दादा खज्जी ग्राउंड में अदालत लगाता था। तब वेस्ट और सेंट्रल के ग्रुप्स की बल्दिया को सपोर्ट हासिल थी, इसीलिए फारूक दादा की मुखबरी बहुत तेज थी। एक बार फारूक दादा ने एमक्यूएम हकीकी और दीगर पेशावर मुखबरों को पकड़कर खज्जी ग्राउंड में अदालत लगाई। ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहा। तब रिजविया थाना नहीं बना था और गुलबहार थाने की पुलिस यहाँ आने की जुर्रत नहीं करती थी। अगर फारूक दादा का मुखबिर किसी पुलिस वाले या फिर अजनबी को पकड़ लेता तो वो खज्जी ग्राउंड में मार दिया जाता। फारूक दादा को मुकामी लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो अक्सर गरीब अफराद की बेटियों के जहेज और शादी का बंदोबस्त करता था। फहीम कमांडो की मौत के 3 दिन के बाद फारूक दादा को भी राव अनवार ने पार लगा दिया। पुलिस ने फारूक दादा को किस तरह पकड़ा और जाली इनकाउंटर में मार दिया, ये बड़ा ही दर्दनाक और खतरनाक वाकया है। इस वाकये के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बैड कॉप्स ऑफ कराची के नाम से मौजूद ये वीडियो जरूर देखें। इसी तरह रेहान काना के बारे में भी बताया जाता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली का लड़का था। रेहान सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। आप जनाब करके बात करता और बड़ों के सामने निगाहें नीची रखता, मगर बहुत जल्द हालात ने उसकी मासूमियत को भी दरिंदगी में बदल दिया। रेहान काना का सबसे बड़ा वाकया लियाकताबाद सुपरमार्केट फायरिंग केस था। रेहान अक्सर करप्ट अफसरान से भत्ता लेता। उसके ग्रुप ने 15 जून 1995 को KMC लैंड डिपार्टमेंट के 10 अफसरान को फायरिंग करके मार दिया। हमला आवरों में फहीम कनकटा, अरशद केटू भी शामिल थे। चूँकि मरने वाले इन 10 अफराद में से 7 अफराद सिंधी थे, इसलिए शहर भर में फसादात की लहर ने मजीद 24 जानों को निगल लिया। मरने वालों में पुलिस मुलाजमीन भी थे। रेहान को न्यू कराची के SHO इंस्पेक्टर तौसीफ जाहिद ने इलाका दस्तगीर से पकड़कर जाली पुलिस मुकाबले में मारा। इस मुकाबले में रेहान का छोटा भाई जुनेद और फुफीजाद भाई पाशा भी मारे गए। रेहान काना का टेरर अगर मैं बताऊं आपको कि रेहान काना को पुलिस मुकाबले में मारने के बाद भी वो SHO जिसने बज़ाहिर वो पुलिस मुकाबला किया था, वो खड़ा हुआ जो है वो कांप रहा था और उसका कहना था कि जी मुझे बख्तरबंद मंगा के दी जाए, मैं बख्तरबंद के बगैर यहाँ से मूव नहीं होऊंगा। और जाहिर ये उन अफसरान को पता था कि कहीं ना कहीं से रिएक्शन आ सकता है। एमक्यूएम के जो लोग थे उस वक्त उनकी बहुत बड़ी तादाद ने असला उठा लिया था। उनके वो लोग जो हैं वो यूनिट्स और सेक्टर्स की सतह पर आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से राब्तों में थे। तो ये अफसरान का खौफ जो है वो गलत नहीं था। और आप आगे जाके देखते हैं कराची ऑपरेशन चाहे 92 का हो चाहे 96 का हो, उसमें हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर अफसरान जो हैं वो आपको जिंदा नहीं मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक़े में मार दिए गए। रेहान काना भी फहीम कमांडो का दोस्त था। उसने अपने दोस्त के दुश्मन पुलिस अफसर इंस्पेक्टर बहादुर अली को किस तरह कत्ल किया, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो बैड कॉप्स ऑफ कराची देखना पड़ेगी। तो शिद्दत बढ़ रही थी। एमक्यूएम की कार्रवाइयों का अंदाज मजीद खौफनाक होने लगा और पुलिस ने भी शक की बुनियाद पर बहुत सी मासूम जाने ली। इंतकाम की आग ने फिर किसी को न बख्शा। काली पहाड़ी, लियाकताबाद, C1 एरिया जहाँ से लाशें ज़्यादा मिला करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो पॉइंट था वो था खज्जी ग्राउंड। देखिए कराची भर से जो लाशें मिला करती थी बोरियों के अंदर, टॉर्चर वाली मिला करती थी, गोलियां लगी हुई मिला करती थी, हाथ पैर कटी हुई, हर कोई ये काम कर भी नहीं सकता। इसके लिए कुछ अलग किस्म के नफ्सियाती किरदार चाहिए थे। उसमें सरे फहरिस्त ये 2 नाम थे, एहतिशाम खज्जी ग्राउंड वाला और सईद गंजा। बहुत सारी दास्तानें भी उस ज़माने में आई थी। यानी शाहिदीन ने भी बताया था कि सरों से फुटबॉल खेली जाती है, गोल किए जाते हैं खज्जी ग्राउंड के ग्राउंड में। वो भी सईद गंजे साहब का कारनामा था। किसी पुलिस टाउट को इन्होंने पकड़ा, उसके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, उसको डेड बॉडी हवाले की गई इनके सईद गंजे के। सईद गंजे ने उसका सर काटा, ज़ाहिर ख्वाब को खून में गर्द आलूद हो रहा था। उसको रखा बाइक के सामने अपने टंकी के ऊपर और बाइक लेके बाहर निकल गए। करीब ही एक बार्बर शॉप थी, बार्बर शॉप के पास जाके इसने बाइक रोकी है और बोला यार इसका ज़रा शैम्पू वैम्पू करके बाल वाल की कटिंग तो कर दो, ज़रा दाढ़ी वाड़ी बना दो। वो जो कैंची चला रहा था हज्जाम, उसने जो देखा तो गिर के बेहोश हो गया था और जब होश में आया तो कई दिन तक बीमार पड़ा रहा था बुखार में। जुल्म तो फिर जुल्म होता है,
चाहे कोई भी करे। खज्जी ग्राउंड की इस कहानी में मुलव्विस इन किरदारों का अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। फिरौन का रूप धारे इन किरदारों के साथ क्या हुआ, जरा सुनिए। एक साइकी होती थी सईद गंजे वगैरह जैसी, एहतिशाम वगैरह जैसी की, और इस किस्म के सफाक लोगों की जो टॉर्चर करते थे, बेईमाना टॉर्चर करते थे या लाशों के टुकड़े करते थे, नशे के बगैर नहीं सोते थे। जिस तरह जाली पुलिस मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरान भी नशे में धुत होके ही उनको चैन और करार आता था, लेकिन वो तक शराब तक महदूद थे। इनका नशा जो है इससे आगे बढ़ चुका था। सईद गंजा तो खैर हेरोइन की लत में पड़ गया था। एक वक्त ये भी आया था जब पार्टी से इसको आउट कर दिया गया था, इसने अपनी बीवी को जलाया था। तो पुलिस में तो देने से बचा लिया गया था इसके सेटअप ने, जो इसके बड़े थे। इसकी जान बख्शी भी हो गई थी, लेकिन उसका हाल ये हमने देखा सईद गंजे का कि अपने जानने वालों के पास भिखारियों की तरह आया करता था कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, मैं तेरा कुत्ता, मैं तेरा गुलाम, या 50 रुपए तो दे दे, अच्छा 10 रुपए तो दे दे, मेरा नशा टूट रहा है। ये हाल था। तो इनके अंजाम भी फिर ऐसे ही हुए। 1995 तक बड़े नाम जैसे फहीम कमांडो, फारूक दादा, रेहान काना सब मट्टी में मिल गए। अब नई पीढ़ी आ रही है। ये पीढ़ी क्या गुल खिलाएगी, स्टोरी अभी जारी है। अब आ जाइए टारगेट किलिंग पर। टारगेट किलिंग का सेटअप कायम हुआ 98 में, और यह कायम किया था डॉक्टर इमरान फारूक ने। और यहाँ पर जिसको जो बताया गया उसी सेटअप में शामिल एक जरिए ने मुझे कि पहली मीटिंग जो की थी उस वक्त के MPA होते थे 2, जुल्फिकार हैदर और वासे जलील। इन्होंने चुनीदा जो नाम बन चुके थे, उबैद केटू था, अजमल पहाड़ी वगैरह थे, वसीम बॉस था, इस तरह के नाम और बहुत सारे, उन चुने हुए लड़कों को बुलाया और कहा कि आज हम आपके सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं। उसने जो वर्डिंग बताई, मैं आपको वो वर्डिंग मुझे याद है, उस सोर्स ने जो वर्डिंग बताई, हम ये चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि ड्रग लॉर्ड्स, जुए के अड्डे चलाने वाले और जिन से हमारी नौजवान नस्ल मुतासिर हो सकती है, इनको एलिमिनेट करना है, इनको टारगेट किल करना है हमने। ये कह के उनको लूप में लिया गया और बनाया गया। यहाँ से शुरू होता है टारगेट किलिंग का मुनज़्ज़म सेटअप। बाद में इसकी बराह रास्त कमान जो है संभाल ली थी नदीम नुसरत ने। अली भाई के कोड के नाम से उनसे किया जाता था और वो ये बताया करते थे। टारगेट किलिंग सेटअप में जितने भी लड़के काम करते थे, इनके जितने भी वो टेररिस्ट काम करते थे, उनमें से किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपने इलाके के सेक्टर या यूनिट से राब्ते में रहे, आम तंजीमी कारकुनान से राब्ते में रहे। वो एक दुनिया ही एक अलग बना दी गई थी। ये जो भी हो रहा था हम इसको एक्शन का रिएक्शन समझते हैं, मगर हम मुशर्रफ दौर की MQM को क्यों भूल जाते हैं? टेरर तो उस दौर में भी था, और जो कुछ 12 मई को हुआ वो क्या कम टेरर था? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मौतली के बाद वकला और जजेस की एहतजाजी लहर ने मुशर्रफ मुखालिफ सियासी तहरीक को नया रुख दे दिया था। 12 मई 2007 का सूरज तुलू हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कराची के हवाई अड्डे तक पहुंच तो गए, मगर शहर में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। उस दिन कराची में बदतरीन कत्लो गारत हुई, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से 300 के लगभग अफराद गोलियां लगने या तशद्दुद की वजह से जख्मी हुए। उस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में अपना जलसा किया, हवा में मुक्का लहरा लहरा कर अपनी ताकत का इजहार किया। मुझे आज भी याद है कि मैं 12 मई को कवरेज के लिए शार फैसल थाने के बाहर डिग रोड के मुकाम पर मौजूद था। तो उस वक्त की जो तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था हम्माद सिद्दीकी, वो वहाँ मौजूद था। इसी दौरान जो है वो एक रैली जो है वो शार फैसल की तरफ से आई और एक रैली जो है वो डालमिया की तरफ से आई। दोनों रैलीज जो हैं ये पीपल्स पार्टी की थी और ये वो लोग थे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस, माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जो कराची आकर वकला से खिताब करना चाहते थे, उन्हें रिसीव करने जाना चाहते थे। इस मुकाम के ऊपर जो है वो फिर एक फायरिंग का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। कारकुनों ने जो है वो इधर उधर पनाह लेना शुरू कर दी, लेकिन वो शख्स हम्माद सिद्दीकी अपनी जगह खड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा तुम भी साइड में आ जाओ। तो उसने कहा आप चलें, मैं भी आता हूँ। इतने में हमारे पास इत्तला आई, जियो की टीम जो है वो दो तरफा फायरिंग के दरमियान फंस गई है। हम्माद मेरे पास आया,
उसने कहा आपके कुछ लोग जो हैं वो आगे फंसे हुए हैं, आप जाकर जो है वो उन्हें निकाल लें। मैं उसी फायरिंग की आवाज़ों में निकल कर उसी के बताए हुए रूट पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी आंखों ने वो कि अजीब सा मंज़र देखा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो लड़का आगे आया, आ गए फ़हीम साहब, आ जाए आपके बंदे जो हैं वो सामने जो मिनी बस खड़ी है उसके नीचे हैं, उन्हें कॉल करने वो आ जाए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मैंने अपने कैमरामैन को फ़ोन किया, वो निकल के आए, तो उनके साथ जो बाकी लोग भी जो थे उस मिनी बस में वो भी निकल के आने लगे और वहीं करीब ही खड़ी एक गाड़ी में जो है वो 4 वकील बैठने लगे। तो इतने में जो है वो एक लड़का आगे बढ़ा, उन्होंने कहा ओ रुको रुको, इस गाड़ी में असला है, हमें इसकी तलाशी लेनी है। उन 4 वकीलों को निकाला, उन्होंने गोली मार दी गई। तो ये जो टेरर था, इस टेरर की को जो नाम दिया गया था वो इस्लामाबाद में उस रात जब एक जलसा हुआ उस शाम, तो परवेज़ मुशर्रफ ने मुक्का लहरा के कहा था कि कराची में आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो उस दौर में मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए एमक्यूएम को खुली छूट दी और अब एमक्यूएम मुहब्बे वतन जमात बनकर सामने आई। अल्ताफ हुसैन के ऐसे ऐसे बयानात सामने आए जिन्हें सुनकर शायद आपकी हंसी निकल जाए। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान दहशतगर्दों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो एमक्यूएम पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेगी। मुशर्रफ और एमक्यूएम का रोमांस बड़ा सहर अंगेज है, मगर इस लव स्टोरी ने बहुत सौ की जानें भी ली। अब निपटाने थे इन्होंने अपने पुराने हिसाब। मिसाल के तौर पर 92 के ऑपरेशन में जितने सरगर्म किरदार थे, असलम हयात हो या तौफीक जाहिद हो या और दीगर लोग हो, इन्हें चुन चुन के मारा गया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ये था उस टारगेट किलिंग सेटअप का असल मकसद। सिर्फ पुलिस अफसरान ही नहीं मारे गए, आईयूज़ भी मारे गए, गवाहान भी मारे गए। इसके अलावा जो मुखबर थे, इन्फॉर्मर थे पुलिस के, वो मारे गए, वकील मारे गए। जिन जिन समाजी रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में काम किया था एमक्यूएम के खिलाफ, इस तरह के इन्होंने काम निपटाए परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत की आशीर्वाद का फ़ायदा उठाकर। एक तीर में 2 शिकार हुए कि इंतकाम भी पूरा हो जाए, लड़कों का जज्बात भी ठंडे हो जाए कि हाँ यार हमारे शहीद साथियों का खून रायगा नहीं गया, हमने उसका बदला लिया, पार्टी में दम है। दूसरा ये मैसेज पहुँच गया पुलिस तक और वो जो सिविल सेटअप होता है कि आइंदा अगर कभी एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो तो अपनी औकात में रहना। उसका आप ये देखिए इम्पैक्ट कितना खतरनाक हुआ। तौफीक जाहिद को मारने के 3 या 4 दिन सरवर कमांडो, एक बड़ा नाम आता है ना, सरवर कमांडो साहब 90 के ऊपर मौजूद थे माफ़ीनामा जमा कराने के लिए अल्ताफ हुसैन के पास कि यार ये लंदन भिजवा दो, मेरी जान बख्शी करा दो, आइंदा मैं आपका वफादार बन के रहूँगा, आप जिसको बोलोगे काटूंगा, आप जिसको बोलोगे छोड़ूंगा। तो वो सरवर कमांडो जो एमक्यूएम के लिए एक दहशत की अलामत था, जिसने पता नहीं कितने बंदे उठा के मारे जाली मुकाबले में, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था 90 के दरवाजे पे खड़ा होकर। ये इस टारगेट किलिंग सेटअप के सम्राट थे। ये नया दौर है, अब मार्केटों से छोटी मोटी भत्ताखोरी नहीं की जाती, मगर टारगेट किलिंग सेटअप से बहुत बड़े फायदे जरूर उठाए जाने लगे। केएमसी और केडीए के सरकारी मुलाजमीन उड़ा दिए गए, ऐसे कई बिल्डर्स भी उड़ा दिए गए जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑफिसर थे। बदरुद्दीन दुजा जो एमक्यूएम के बानी कारकुनान में शामिल थे, उन्हें भी मार दिया गया। गरज जो भी सामने आया उसे बख्शा नहीं गया, यूं भत्ता खुद ब खुद पहुंचने लगा। बस मकसद ये था कि अब हम चाइना कटिंग करेंगे तो किसी भी माई के लाल की जुर्रत ना हो कि वो सामने आए। इस काम से भी खूब पैसा बनाया गया, कई पार्कों पर कब्जे हुए, कई नालों पर घर बनाए गए। मगर जब बुरा वक्त आया तो सारा सेटअप मुस्तफा कमाल की लॉन्ड्री में धुलकर नीट एंड क्लीन होकर आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने माजी को पिस्तौल का निशाना बनाया तो मुस्तकबिल हमें तोप से उड़ा देगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि माजी की राख में कुरेद के क्या मिलेगा, तो माजी की राख में कुरेदने से हमें मुस्तकबिल के जुगनू मिलेंगे, चिंगारियाँ नहीं मिलेंगी, हम राह से नहीं भटकेंगे। रियासत को भी सोचना होगा कि हम क्या मिथ क्रिएट कर रहे हैं जो आगे चल के मॉन्स्टर बन सकता है, और मॉन्स्टर बनने वाले को भी ये सोचना होगा
कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे दोबारा डब्बे में पैक होने में। नौजवान नस्ल को ये मैसेज पहुंचना चाहिए, नौजवान नस्ल ये समझेगी, नौजवान नस्ल ये सबक लेगी ये चीज़ें सुनकर कि किस तरह से हमारे जज्बात को यूज़ किया जाता है, हम आँखों के तारा बन जाते हैं और किस तरह से दामन झटक के साफ कर लिया जाता है। बस ये आपसे अर्ज़ करनी है।